हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे की सभी परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की आशा है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारतीय संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सार्वजनिक हित की याचिका की संकल्पना की शुरुआत सर्वप्रथम यूएसए देश से हुई थी। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत सर्वप्रथम यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश से हुई थी। तीसरे नंबर सवाल पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत शासन अधिनियम, यूएसए का संविधान, ब्रिटिश संविधान या यूएन चार्टर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथे नंबर सवाल पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो भारतीय संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम ये सवाल है संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन यह देश है जहाँ पर संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव हुआ था, यानी कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान से रूबरू कराने वाला देश ब्रिटेन ही था। तो विश्व का सर्वप्रथम संविधान ब्रिटेन देश में बना था और यहीं से संविधान की परिकल्पना का उद्भव होता है। सवाल नंबर 5 पे आ जाते हैं। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान? तो विश्व को सबसे पहले लिखित संविधान देने वाला देश है आपका अमेरिका। इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। सबसे पहले विश्व में लिखित संविधान प्रस्तुत करने वाला देश अमेरिका देश है। इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। अगले नंबर सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 6 है। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? इसमें यह सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 7वें नंबर सवाल पे आ जाते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित थी। तीसरा है वह बहुदलीय निकाय था या वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 व 4। 1 व 4 भारतीय संविधान वह है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, पहली बात। और दूसरी बात वह कई समितियों के माध्यम से काम करते था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 व 4 ऑप्शन सही है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। भारत का संविधान डैश 1950 को लागू हुआ। तो भारत का संविधान किस तारीख को 1950 में लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 9 नंबर सवाल है। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? जब भारतीय संविधान लागू हुआ तभी तो भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो 26 जनवरी 1950, इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को गठन करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया जाता है? इसका सही उत्तर है 17 समितियों। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए 17 समितियों का गठन किया गया था। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है? प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजातंत्र की जड़ें साम्यवाद द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। ये उत्तर सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर,
लचीला, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पे आते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत देश का उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष उस देश को कहते हैं जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता, वह सभी धर्मों को मानता है या किसी भी धर्म को नहीं मानता। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि सभी धर्मों का भारत सम्मान करता है, लेकिन कोई एक विशेष धर्म नहीं है भारत का। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसका कोई धर्म नहीं होता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत का कोई अपना राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। बी उत्तर सही हो जाएगा इसका। 14 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। गणतंत्र होता है, इनमें से क्या गणतंत्र होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राज्य वह राज्य, गणतंत्र राज्य वह राज्य है जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। यानी कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि जहाँ पर जो शासन का अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, उसका चुनाव किया जाता है और हर साल चुनाव होता है और अलग अलग बदलते रहते हैं। यहाँ पर किसी भी एक वंश का शासन नहीं चलता। तो गणतंत्र वही राज्य कहलाता है जहाँ का अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, एक ही वंश से ना हो। इसका उत्तर हो जाएगा डी सही। 15 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन में बनी संविधान सभा कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ये नंबर सही हो जाएगा इसका सही उत्तर। 16 नंबर पर जाते हैं। बेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? बेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। बेबल योजना तो आई थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहमति कराने के लिए, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न होने पाने के कारण बेबल योजना का असफल हो गई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया क्योंकि वह एक शुभ दिन था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया क्योंकि इसी दिन 1929 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 1929 को लाहौर अधिवेशन मनाया गया था जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, और इसी दिन को झंडा फहराया गया था और स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसीलिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पे आते हैं। संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संविधान के निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, ये तो सभी शामिल थे, लेकिन हिंदू महासभा शामिल नहीं थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान के निर्माण में हिंदू महासभा दल शामिल नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा के संबद्ध नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा के संबंध नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिर से बी, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा भारतीय संविधान के निर्माण तथा निर्माण कार्य में लगने समय कोई भी किसी भी प्रकार से हिंदू महासभा भारतीय संविधान के बनने या बनते समय संबद्ध नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 20 नंबर सवाल पे जाते हैं। हमारे देश का संवैधानिक नाम है। हमारे देश का संवैधानिक नाम है अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया भारत तथा इंडिया। हमारे देश का संवैधानिक नाम अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया है और इसे राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया है। इसका उत्तर भी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 21 नंबर सवाल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 22 नंबर सवाल है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरुवारी मुकदमा तक भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवारी मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बेरुवारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुकदमा चलाया गया था बेरुवारीवाद, तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरुवारीवाद। 23 नंबर सवाल पे जाते हैं।
गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में जन गण मन को सन 1950 में लागू किया गया। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में सन वर्ष 1950 में बनाया गया और इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो नोबेल साहित्य पुरस्कार के भी विजेता हैं। 1913 में उसे गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो गीत जन गण मन भारत का राष्ट्रगान के रूप में 1950 रुपये में स्वीकार किया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल पे जाते हैं। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। तो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद भारत में कोई भी अंग्रेज वायसराय नहीं बना। अगले सवाल पे आ जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969 में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन वर्ष 1969 में हुआ। ये उत्तर सही हो जाएगा। अब ऑप्शन सवाल नंबर 26 का कहता है कथन पुनः समझौते ने सांप्रदायिकवाद का प्रयोजन विफल कर दिया। कारण आर इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ए, क्योंकि पुनः समझौते ने सांप्रदायिकवाद का प्रयोजन विफल कर दिया और कारण है इससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं की सीटों में आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। कथन कारण ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। 27 नंबर सवाल पे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो इनमें से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान का आपातकालीन प्रावधान, भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालीन प्रावधान जर्मनी देश के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा आपातकालीन उपबंध किसके संविधान से ऊपर प्रभावित हैं? तो जर्मनी के संविधान, जर्मनी के वाइमर संविधान से ही भारतीय संविधान आपातकाल लिए गए हैं। भारत में 3 प्रकार का आपातकाल होता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन जो पूरे देश पे लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्यपाल शासन होता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से भारत में आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 28 नंबर सवाल है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां, तो कैसा देश है जिनके लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में भी आवश्यक नहीं है। 2 पार्टी सिद्धांत में भी आवश्यक है और राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली का भी संयोजन है। जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश में के लिए आवश्यक नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर इसका सही हो जाएगा। डी उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाए। एकल संगठित न्यायपालिका तथा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ये सभी भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को ये सभी दर्शाते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 30 नंबर सवाल है जो कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो पर।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।